वहां पे इमरान खान का नारा लगता है तो कोई तो ऐसी बात होगी। अगर वहां पे पाकिस्तान का परचम नजर आता है तो कोई तो ऐसी बात होगी। अगर मकबूजा कश्मीर में लोग पाकिस्तानियों को पुकारते हैं तो कोई तो ऐसी बात होगी। उनकी कोशिश ये थी कि भाई ये हमारे खिलाफ जो काले कवानीन है, जो काले कवानीन इसलिए कि मैं कह रहा हूँ कि धरती जो है वो एक किसान की माँ होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान फेस के साथ मैं हूं उबैद यूसुफ खान। कश्मीर में जितनी भी मजालिम इंडियन आर्मी कर रही है उसका जो अजाला है वो अभी उनको खुद ही भुगतना पड़ रहा है। जिस तरीके से इंडिया मजलूम कश्मीरियों को परेशान कर रही थी, वहां पे कत्लेआम कर रही थी, उनके रैप कर रही थी, वो सारा कुछ मकबूजा कश्मीर में तो सिर्फ ना सिर्फ बल्कि उन्होंने ये सारी चीज़ें इंडिया में भी करनी शुरू कर दी। अब मामला यहाँ तक पहुंचा कि वहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट में और कुछ और स्टेट में बगावत तुझ खड़ी हुई है और बगावत के साथ साथ वहाँ पे जो फार्मर्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। एक बहुत लंबी कहानी है। फार्मर प्रोटेस्ट अब कहाँ तक पहुंची और आगे स्टेट का क्या रिस्पॉन्स है, इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हरमीत सिंह साहब। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम पाजी, कैसे हैं आप? वालेकुम सत सर, कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक। ठाक। हरमीत सिंह साहब बताइएगा, इस वक्त जो फॉरवर्ड प्रोटेस्ट हैं, आप बड़े बारीकबीनी से इन सारी सूरत हाल को देख रहे हैं, कहां तक पहुंची है और आगे क्या अपडेट्स आ सकते हैं? मुतबिक कि क्या पॉलिसी होगी? जो रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ ये लोग उठ खड़े हैं, क्या स्टेट पीछे हट पाएगी? देखिए, अगर हम देखें हुए खान साहब के प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि एक जो किसान थे, उनकी कोशिश ये थी कि भाई ये हमारे खिलाफ जो काले कवानीन है, जो काले कवानीन इसलिए कि मैं कह रहा हूँ कि धरती जो है वो एक किसान की माँ होती है। उसमें जाहिर बात है, जब आप पूरे दिन रात आप मेहनत करते हैं और फिर वही खाना पूरे भारत को आप खिलाते हैं और वही जमीन आपसे छीनने की कोशिश की करे गवर्नमेंट, सिर्फ किसके लिए? उस सरमायादार हिंदू तबके के लिए जो मोदी को इख्तिदार में लेके आया है। ठीक। अब बात यह है कि इनकी कोशिश ये थी हुकूमत की कि ये तो किसान है तकरीबन 2 महीने 1 महीने तक, क्योंकि दिसंबर जो दिल्ली की सर्दी है वो बहुत ज्यादा होती है, वहां पे बहुत सर्दी पड़ती है। तो इन्होंने जो गवर्नमेंट है वो उसको बड़ा लाइट ले रही थी कि ये महीने तक बैठ जाएंगे, 15 दिन तक बैठ जाएंगे। लेकिन किसानों का ये ख्याल था कि भाई अगर हम पीछे हट जाते हैं तो हमारे पास तो जमीनें हैं। और अब देखिए, सिखों की तो ऑलरेडी नस्लें उन्होंने तबाह कर दी। 1984 में आपको दंगे फसादात याद होंगे। उसके बाद बड़े तरीके से आरएसएस ने जिस तरह वहां पे हिंदू पंजाब में बसाए, पंजाब को जिस तरह पंजाब का बंटवारा वहां पे हुआ, मुख्तलिफ रियासतें किसी और रियासत के साथ, किसी और सूबे के साथ इन्होंने मिलाई। उसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, पंजाब में जहां पे सिखों की एक बड़ी मेजोरिटी थी वहां पे इन्होंने हिंदू जो बढ़िए थे उनको आबाद कर दिया। मकसद इनका ये था कि खालिस्तान की जब तहरीक उठेगी या हम पूरी दुनिया को ये बता सकेंगे, जिस तरह आप कश्मीर में कर रहे हैं, कश्मीर में ये जो है आप वहां पे जाएंगे तो बड़ी सस्ती जमीनें दी जा रही है, पंडितों को दीगर लोगों को बसाया जा रहा है, आरएसएस के लोग जा रहे हैं, 8 लाख से 12 लाख लोग तकरीबन शिफ्ट करने की प्लानिंग हो रही है। अब इसी तरीके से कोशिश भी की जा रही थी कि किसानों के साथ भी यही करेंगे हम, क्योंकि एक ही जमीनें सिखों के पास बची है, बाकी तो कुछ नहीं रहा है। लेकिन जो सिख थे, जो किसान थे, उनकी कोशिश यही थी कि भाई हमने लड़ना है, हमने अपने जमीनों के लिए लड़ना है, और बड़े मुनज़्ज़म तरीके से वो बैठे थे। और आप देखो, जब भी आप इस किस्म की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, आपकी सोच होती है कि 370 आर्टिकल 35 एक जिस तरह उसका खात्मा किया गया, 370 का जो काला कानून खत्म किया गया, एक कानून 35 लागू किया गया, निफाज किया गया, काला कानून में उसको कहूंगा। सो 370 जो था उसको हटा दिया गया। उनकी कोशिश ये थी मोदी के, मोदी बड़े जिद में आते हैं, वो बड़े जिद्दी इंसान है और वो ये समझते हैं कि मैं जिस तरह कश्मीर में फौज के जरिए मैंने कश्मीरियों को मैं दबा दूंगा और इनको तकसीम कर दूंगा। लेकिन अब जाके कश्मीर में जो मामला हैं वो बड़े खतरनाक हरमीत है। भाई, इसमें कट कोई इट शक नहीं शॉर्ट, है कट कि इट शॉर्ट। हम बड़े सिंपल तरीके से आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो कि इस वक्त जितनी भी इंडियन हमारे व्यूवर्स हैं वो अगर देख रहे हैं, पाकिस्तानी व्यूवर्स देख रहे हैं और अगर दुनिया देख रही है, हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है, ना मुसलमानों का है, ना वहां पे क्रिश्चियंस का है, ना वहां पे सिख बरादरी का है। एम आई राइट? देखिए, मैं एक बात बताऊं कि ये ख्याली तो हो सकती है मोदी सरकार की, आरएसएस के गुंडों की, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। हिंदुस्तान जो था, इस रियासत के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां सिखों ने दी है, मुसलमानों ने दी है। बड़े बड़े नाम ऐसे हैं। ठीक। जिस तरह इनकी कोशिश है कि हम इनको अखंड भारत बना लेंगे, अखंड भारत ये कभी नहीं बनेगा। वो वैसे ये बनेगा तो फिर ये इसमें हर एक नई नई स्टेट आएगी। जाहिर बात है, खालिस्तान एक अलग स्टेट होगी, तमिलनाडु, कन्याकुमारी,
इसके साथ साथ कश्मीर, ये बहुत सारे तफसील में आ जाएगा अगर इस किस्म की पॉलिसियां रही। और वो अगर नजर भी आ मोदी रहा है जिस सरकार इन तरीके से पॉलिसियों के आरएसएस कायम और कायम मोदी रही की कि नहीं पॉलिसीज हैं, इनको वो नजर इनको भी आ स्टेट रहा है। डिक्लेयर करना है। जी जी। जी जी, आप बात कर रहे थे। हाँ, तो अगर इस किस्म की पॉलिसियां वो अगर ले आते हैं तो ये मैं समझता हूँ कि प्रोटेस्ट होंगे। अब तो सिख खड़े हुए, उसके से कबल मुसलमान भी निकले थे, इससे कबल कश्मीरी तो ऑलरेडी फाइट मूड में है, वो तो 73 साल से ही अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, और इससे कई ऐसी चीजें हैं, कई सारे बगावतें कई रियासतों में हैं, उठ रही है। तो मैं आपको ये बताऊं कि ये तो एक कोशिश है उनकी कि इसको हम अखंड भारत और उसे हिंदू स्टेट डिक्लेयर करें, लेकिन ये गलत पॉलिसी है, गलत तरीकाकार है, और मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है वो मोदी अगर इस किस्म की पॉलिसियों पे कारबंद है और वो सोचता है कि मैं जो पॉलिसी लेके आता हूँ वो बिल्कुल ठीक होती है, वो मुल्क के लिए ठीक है, तो मुल्क के हालात के इस वक्त उम्मीदी ये है कि वहां पे 6 महीने से कोई जो है अनाज नहीं उगाया गया, क्योंकि प्रोटेस्ट सिर्फ 4 महीने का नहीं चल रहा है, सिर्फ दिल्ली में आप देख रहे हैं ये गुज़िश्ता 6 माह से चल रहा है, 7 महीनों से चल रहा है, मुख्तलिफ इलाकों में चल रहा है। अब जब किसान अनाज नहीं उगाएगा तो भारत खाएगा क्या? मसला यही आने वाला वक्त जो है, ग़िज़ाई किल्लत भी आने वाली है। दीगर जो मोदी की पॉलिसियां हैं, मईशत वहां की आप देखें तो तबाह बर्बाद होने जा रही है, बल्कि हो गई है। तो आप ये ना करें कि आप किसी चीज पे जब जिद पे आते हैं, जब आप अपनी अना समझते हैं, तो आप इदारों का भी बेड़ा गर्क कर लेते हैं, आप मुल्क का भी बेड़ा गर्क कर लेते हैं। और यही वजह थी कि आपने इतना दबाव डाला, जो मुनज़्ज़म तरीके से बैठे थे तो उन्होंने तिरंगे को हटाया। तिरंगे को हटाने का मकसद ये था कि आपको थ्रेट दिया कि भाई वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते, ये कल्ला तुम्हारे बाप का नहीं है, ये दिल्ली तुम्हारी बाप की नहीं है, ये दिल्ली सिखों ने इसमें राज किया है, मुसलमानों ने इसमें राज किया है, तो दोबारा भी हमारी हो सकती है। तो बात करने का मकसद ये कि आप वहां की अकलियतों को जब आप दबाएंगे, आप वहां के बहुत बड़ी आबादी है, 12 करोड़ से ज्यादा सिख हैं, 22 करोड़ से ज्यादा मुसलमान हैं, क्रिश्चियनों की बहुत बड़ी आबादी है। तो मैं समझता हूँ ये पॉलिसियां आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के लिए बड़ी खतरनाक साबित होंगी। टाटा अंबानी को खुश करने के लिए, और जो गोदी मीडिया है, मैं उसको इसलिए गोदी मीडिया कहता हूँ कि वो गोद में मोदी ऑलरेडी ले चुके हैं। अर्नब गोस्वामी जैसे लोग मीडिया में बैठे हुए हैं जो दिन रात सिर्फ प्रोपेगेंडा के, आप देखें जो किसान थे उसमें तो हिंदू भी थे, उसमें तो मुसलमान एग्जैक्टली भी थे। आपने उन पर ठप्पा लगा दिया, गद्दारी का ठप्पा लगा दिया, आपने उन पे पाकिस्तान से फंडिंग लेने का इल्जाम उन पे लगा दिया। तो वही वही पे वतन लोग थे, उनको ऑलरेडी आपने हिंदुस्तान के खिलाफ बगावत पे उकसा दिया। अब ये जो चिंगारी डाली लगी है ना भारत में, ये चिंगारी फैलेगी, रुकेगी नहीं बेदी। और ये मैं समझता हूँ कि वही अखंड भारत का जो ख्वाब है ये तो कभी पूरा नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि हमारे जो छोटे छोटे ख्वाब हैं, रियासत खालिस्तान, रियासत कश्मीर, तमिलनाडु, ये दीगर जो इलाके हैं, इन सब के जो लोगों के जो ख्वाब हैं वो पूरे हो जाएंगे, और मोदी का अखंड ख्वाब भारत ऐसी का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। अगर ख्वाब पूरे होंगे तो हमारे छोटे छोटे ख्वाब पूरे होंगे, चाहे वो कश्मीर रियासत की सूरत में हो, चाहे वो खालिस्तान मूवमेंट की सूरत में, खालिस्तान रियासत की सूरत में हो, या महाराष्ट्र अलग एक स्टेट की सूरत में हो, या उस साइड पे जितनी भी बाकी स्टेट्स के साथ नाइंसाफी हो रही है उनके साथ वो रवैया इख्तियार नहीं किया जा रहा, उन स्टेट के बारे में आप बात करें। देखो खालिस्तान मूवमेंट के बारे में तिरंगा हटाया गया, तिरंगे हटाने के बाद वहां पे खालिस्तान का झंडा लगाया गया। ये क्या उनको क्या बता रहे थे खालिस्तान वहां पे? क्या सिख बरादरी वाकई सीरियस है इंडिया से अपने आप को छुड़ाने के लिए और अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए? देखिए, सिखों ने तो तय पहले से कर दिया था। 1984 से पहले 1954 में हरमंदर साहब जो गोल्डन टेम्पल है उस पर हमला कर दिया था, आरएसएस के ही इन्हीं लोगों ने कर दिया था। क्योंकि जाहिर बात है कायद आज़म मौजूद मियां साहब पहले ही सिखों को वार्न कर चुके थे कि भाई ये वो नस्ल है, जब ये आजाद होगी तब तो लोगों का अंदाजा होगा। लेकिन जाहिर बात है हमारे पास लीडर का फुकदार था, भगत सिंह को महात्मा गांधी के ही साजिशों ने उसको शहीद करवा दिया। उसके बाद फिर हमारे पास तारा सिंह, तो मैं उसको सिख इसलिए नहीं मानता हूँ कि वो जो जिस मामला पे वो कारगर है तो कभी सिख इस किस्म के मामला नहीं करेगा, और उसने कौम को धोखा दिया, बहुत बड़ा धोखा तारा सिंह ने गांधी के साथ मिलकर किया। तो आज भी हम उसको यही कहते हैं कि जिन्ना साहब की बात अगर हम मानते तो आज हमारी अपनी एक रियासत होती, और हमने कम से कम 40-50 साल तक पूरे अफगानिस्तान, दिल्ली से लेकर अफगानिस्तान तक हमारी हुकूमत थी सिखों की, खालसा राज की, महाराजा रंजीत सिंह की। तो देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये जो आप थ्रेट करते हैं किसी को, आपने 84 में क्या किया, आपने 1954 में क्या किया सिखों के साथ, दिल्ली में क्या हुआ, अब क्या हो रहा है। बात यह है कि आपने उनको कितना मजबूर कर दिया सिखों को, कि देखो हिंदुस्तान की तारीख अगर आप देखे हुए थी, आजादी जंग जो है, जंग आजादी जो है, उसमें सबसे ज्यादा कुर्बानियां सिखों ने सूलियों पे लटक लटक के कुर्बानियां दी है।
तो क्या हम डरते हैं क्या इनसे कि भाई आप आके हमें दबाएंगे और हम चुपचाप सहेंगे? तो आज उनको ये थ्रेट देने का मकसद ये था कि भाई सिख हमेशा अपने हक के लिए लड़ा है, कभी वो गुलामी उसने कभी तस्लीम नहीं की है। तो आप अगर हमें दबाव में जितना भी डालेंगे तो ये लाल कलर का तिरंगा पहले भी कभी इधर जो था खालसा राज का झंडा लहराता था, और आज भी हम अगर यहाँ पे निशान साहब लहरा रहे हैं तो आपको वार्न कर रहे हैं कि मोदी अपनी पॉलिसियों पे नजरसानी करो, वरना आने वाला वक्त सिर्फ एक दिन का ये जो निशान साहब लहराया है ये एक दिन के लिए नहीं बल्कि ये फिर हमेशा के लिए होगा। तो ये तो वार्निंग थी और खुल के वार्निंग थी। अब समझना चाहिए मोदी सरकार को कि भाई मेरी पॉलिसियों में मुझे नजरसानी करनी होगी, कश्मीर के हवाले से मुझे देखना होगा, मुझे वहां पे तमिल जो एक बहुत बड़ी बरादरी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है, उनके हवाले से मुझे सोचना होगा, मुझे दीगर लोगों के बारे में सोचना होगा, जो क्रिश्चियनों को 3,000 से ज्यादा घर मैंने जलाए, मुझे सोचना होगा कि मैं किस तरीके से किस तरफ मैं जा रहा हूँ। लोगों को जबरदस्ती क्या हिंदू बनाना आसान काम है? कोई भी अपना धर्म मजहब छोड़ने को तो सर कट जाते हैं, लेकिन कोई धर्म कोई मजहब अपना नहीं छोड़ता है, तो ये गलत तरीका कार है उसका। और ये सिर्फ ना सिर्फ हिंदुस्तानियों के लिए खतरनाक है बल्कि ये खत्ते के लिए खतरनाक है, आने वाली दुनिया के लिए खतरनाक है। अगर उसकी ये है सोच है कि पाकिस्तान पर दबाव डाल के पाकिस्तान को डरा धम, तो हमेशा हमने उबैदी साहब अमन की बात की है और हमेशा करते रहेंगे। हमने करतारपुर का कॉरिडोर खोला तो हम डरे नहीं थे, झुके नहीं थे, बल्कि हमने अमन का पैगाम दिया कि भाई पाकिस्तान की धरती जो है ये सूफी संत फकीरों की धरती है, यहाँ से अमन का पैगाम ही बुलंद हुआ है। तो हमारा मकसद तो अमन है, दोस्ती है, मोहब्बत है। कॉरिडोर खुलेगा, बॉर्डर खुलेंगे तो ट्रेड होगा तो दोनों तरफ खुशहाली आएगी। लेकिन मोदी का क्या था, उसमें हमारी ये जो अमन का जो पैगाम हरमीत सिंह साहब, कमजोरी सब हरमीत सिंह साहब, आपने उसने बिल्कुल भेजा। दुरुस्त कहा, आपने बिल्कुल अभिनंदन दुरुस्त कहा कि अगर तो यही मेरे रवैया रहा मैं तो कर लीजिएगा, तमिलनाडु भी। जी मैं कंटिन्यू करूं कि उसने मेरे हमारे अमन के इस पैगाम को वो हमारी कमजोरी समझी और उसने क्या क्या किया, अभिनंदन को भेजा। तो अभिनंदन को हमने सिर्फ चाय पिलाई और तो हमने कुछ नहीं किया, और आज वो चाय जो है पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। जब भी ये लोग आएंगे हम चाय जरूर पिलाएंगे। वही तो चाय। बात करने का मकसद है कि पॉलिसियां देखनी होगी और खित्ते के हवाले से देखना होगा, बैन अवी सतह पे लोगों को देखना होगा, जो ताकत है उनको देखना होगा, खित्ते के हवाले से हरमीत सिंह साहब, इससे बेहतरीन जवाब इंडिया को बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं कि अब थोड़ा सा अब इस पस मंजर की तरफ चले जाते हैं। जिस तरीके से आपने बात की, करतारपुर कॉरिडोर हमने खोला, अमन का पैगाम दिया, हमने प्यार का पैगाम दिया, लेकिन उसके बाद उनका रिस्पांस क्या था? चाय पीने बंदे भेज दिया। वो आपने बेहतर बयान किया, हमने उसको किस तरह वेलकम किया, दोबारा किस तरह भेजा। उसके बाद जो खालिस्तान मूवमेंट है वहां पर जब ये चीज हो रही थी, करतारपुर कॉरिडोर, कुछ उनके न्यूज एंकर्स कह रहे थे कि अगर आपको सिख बरादरी इतनी प्यारी है तो अपने पास रखें, पाकिस्तान तो एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उसका अल्टीमेट रिस्पांस क्या होगा? अगर पाकिस्तान भी मिल गया तो ये इंडिया नहीं बचेगा। इंडिया अगर इस खाम ख्याली में अगर है कि पाकिस्तान कुछ कर रहा है, अभी तक तो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जब करेगा तो उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। बात सिर्फ मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि इंडिया को क्या नहीं पता कि अगर ये फार्मर्स ने 6 महीने से कुछ काश्त नहीं किया तो उनमें कैद सारी आ सकती है? आगे की क्या प्रोसीडिंग होगी? किस तरह देख रहे हैं इस सारे सूरत हाल को आप? मैं वही कहूंगा कि देखिए यही यही तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप इतना दबाव डालेंगे, इतना प्रेशर बिल्ड करेंगे वहां पे अकलियतों पे, तो रिएक्शन तो आएगा, और रिएक्शन जब आएगा तो इसका जो नतीजा होगा वो सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बड़ा भयानक होगा। और फिर तब एहसास होगा मोदी सरकार और आरएसएस के गुंडों को कि हम भारत को क्या करना चाहते थे और क्या हो गया। तो अगर जब भयानक बाप आने से पहले आप अपनी चीजों पर नजरसानी करें, तो मैं समझता हूं कि देखिए यही तो गलत पॉलिसी होती है। एक रियासत, एक लीडर, एक मुल्क का सरबराह होता है। अब मैं बात वही कर रहा था कि देखिए ये जो चीजें हैं, आप सिखों को दबाएंगे कि भाई पाकिस्तानी ले ले, तो पाकिस्तान की तो हमारी तो ये धरती है, हमारे बाबा जी का जन्म यहाँ पे हुआ, हमारे तो गुरु की धरती, और पाकिस्तान ने हमेशा हमें बड़ा वेलकम किया है। वो भी हमारे जितने भी सिख हैं वो जहां से भी आते हैं तो वो भी वेलकम किया जाता है, तो हमारे लिए भी मसला नहीं है। लेकिन मसला जो हिंदुस्तान के लिए होगा वो फिर वो उनको पता चलेगा जब आपको मजबूर बल्कि नहीं बल्कि आपको हम फिर दिखा देंगे कि बंदर सेना जो है और ये जो बजरंग दल और ये जो आपके जो बनाए हुए ये जो त्रिशूल हाथ में फिरते रहते हैं, ये नंगे शंगे जो लोग हैं, तो फिर आके ये बचा लेंगे ना आपको। फिर हम देखते हैं कि कौन सवाल ही बचाता है पैदा आपके नहीं होता। मोदी को। तो ये तो जज्बाती बातें नहीं, हम तो कहते हैं कि भाई हम बैठे टेबल टॉक करें और हमारे जो लोगों के हुकूक है वो हमारे सामने उस हुकूक पे बात की जाए। हम तो वही बात कर रहे हैं। बिल्कुल। तो बात करने का मकसद ये है कि ये हिंदुस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। ये जो चीजें हैं ये खतरनाक होंगी। तो बेरिस्तान अगर नहीं करेंगे पॉलिसी की नजर में, तो बार बार इसलिए पॉलिसी की बात कर रहा हूँ कि पॉलिसियां हैं बड़ी खतरनाक।
आप क्या समझते हैं कि आप किसानों से जमीनें छीन लेंगे, आप कश्मीर से उनका हक छीन लेंगे, आप इंटरनेट बंद कर लेंगे, आप टेलीफोन बंद कर लेंगे, आप उनपे आप फिक्र करिए तो आपको पता है इस वक्त किसानों के 211 लोग गायब हैं। कहाँ गए वो नौजवान? मनदीप कौर कहाँ गई? इन सारे लोगों ने उठाया और कोशिश की है कि इनको दबा दिया जाए, पर ऐसी कौमें नहीं दबती। लड़ाई जब लड़नी होती है वो तो बार बार ये कह रहे हैं, वो किसान कह रहे हैं कि भैया हम अपना सर तो ऑलरेडी अपने घरों में कहा कि भाई हमारे कफन का इंतजार कीजिए और हमारे अगर लाश आएगी तो कफन में आएगी। तो और आपको क्या चाहिए? 211 लोग, आपने 11 से ज्यादा लोग शहीद हो गए वहां पे किसान तहरीक में। अभी 211 से ज्यादा लोग आपने किडनैप कर दिए हैं, उनको गायब कर दिया है। आज अभी तक के नजर आते हैं कि उन पे मुकदमे भी लोगों ने दर्ज कर दिए। तो और क्या हो सकती है कि आपके फॉरन में जो बात करेगा उनको भी हम नहीं छोड़ेंगे। भाई आप में हिम्मत है तो जाके हाथ डालें ना, अमेरिका जाके जाए, ऑस्ट्रेलिया जाके जाए। आप जब आप में तो इंसानियत खत्म हो चुकी है, लेकिन जो इंसानियत की बात करते हैं तो वो तो करते रहेंगे। और हमने की है। अगर हम पे इल्जाम लगता है कि पाकिस्तान इसको सपोर्ट कर रहा है किसानों को, तो भाई हम सपोर्ट करते हैं, क्यों ना करें भाई। वो मजबूर है, मजलूम है, वो ऐसे बैठे और बार बार जब दिल्ली में वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगते हैं, जिंदाबाद के नारे लगते हैं, तो उनकी तो आस ही हम है, कश्मीरियों की आस ही हम है। तो फिर अगर हम उनसे मुंह फेर लें तो उम्मीद कहाँ होगी? उम्मीद की किरण अगर है तो वो पाकिस्तान है। तो जाहिर बात है पाकिस्तान की तरफ उनकी नजरें हैं और रहेंगी, और हमारी भी कोशिश है कि भाई हम मोरली उनको सपोर्ट करेंगे, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अगर जरूरत भी हुई तो 22 करोड़ अवाम उनके साथ है, पाक फौज उनके साथ है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की कि अगर वहां पे इमरान खान का नारा लगता है तो कोई तो ऐसी बात होगी, अगर वहां पे पाकिस्तान का परचम नजर आता है तो कोई तो ऐसी बात होगी, अगर मकबूजा कश्मीर में लोग पाकिस्तानियों को पुकारते हैं तो कोई तो ऐसी बात होगी। जो अखंड भारत का ख्वाब है वो पाकिस्तान के सामने फेल हो जाता है। और यही सारी वजह है कि लोग पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, पाकिस्तान आर्मी की तरफ देखते हैं और उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ कहीं ना कहीं इधर से ही आएगा। अगर जरूरत पड़ी तो वाकई पाकिस्तानियों के दिल बहुत बड़े और पाकिस्तानियों की दुआएं होंगी कि जिनके साथ भी नाइंसाफी हो रही है उनके साथ इंसाफ किया जाए, उनको उनके हकूक मिल जाए, चाहे वो हमारी सिख बरादरी हो, चाहे वो कश्मीरी हो, और चाहे वो कोई और तमिलनाडु, कोई भी उनका स्टेट हो। अब बात करेंगे, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछ रहा हूं हरमीत सिंह साहब, कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन और जितने भी ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, जितने भी बाकी ऑब्जर्वर्स हैं, वो किस तरह इस सूरत हाल को देखे? इससे पहले मैंने अपनी नॉलेज के मुताबिक ऐसा प्रोटेस्ट नहीं देखा जिसमें जैम, पूरा जो ट्रैफिक जैम हो गया होगा ट्रैक्टर्स के जरिए, और इतनी तादाद में लोग बाहर निकले और इतने पुरज़म और इतने आप कह सकते हैं इतना मुंतजिम तरीके से एक सारा सिडप चला रहे हो, और इस प्रोटेस्ट को कोई वैल्यू नहीं दे रही होती गवर्नमेंट। कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए इस वक्त मैं वही कह रहा हूँ कि इनकी कोशिश तो यही थी कि प्रोटेस्ट आगे नहीं जाएगा, इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर नहीं करेगी। हम तो ऑलरेडी, हिंदुस्तानी मीडिया तो कर ही नहीं रहा है, वो तो कवर ही नहीं कर रहा है। इंडिया के जितने भी चैनल हैं वो सारे ही गोद में लिए गए, मोदी के गोद में लिए गए चैनल है, तो वो तो नहीं करेंगे। लेकिन अब देखिए दबाव बढ़ रहा है। यदि आप ये समझे कि सिखों की आम तादाद नहीं है, स्टैब्लिशमेंट में, अमेरिका के स्टैब्लिशमेंट में हमारी अच्छा खासा किरदार है। ये कनाडा में हमारी गवर्नमेंट है, नायब वजीर आजम वहां पे कनाडा के सिख है जगमीत सिंह। फिर यूके में 40 मेंबरान ने दस्तखत किए हैं। जो बोरिस जॉनसन है, जब वो आ रहे थे रिपब्लिक डे पे, तो उनको रुकवाया गया कि भाई ये तो जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है। हर एम्बेसी के सामने कश्मीरी और सिख जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि जितने भी इंसानी हकूक की तंजीमें वो इस चीज को कवर नहीं करें, कवर कर रही है, और दबाव भी है, अच्छा खासा दबाव है। जब आप किसी और पे एफआईआर दर्ज करने की बातें करेंगे रिहाना और इन लोगों को, तो आप ये समझे कि आप बुखलाहट के शिकार हो चुके हैं, बुरी तरह शिकार हो चुके हैं। उनके जो वजीर दाखिला है, उनके वजीर खातून के बयानात आप देखें तो आपको समझ आ जाएगा कि ग्राउंड रियलिटी हिंदुस्तान में और मोदी सरकार की क्या है, वो इससे ढकी चुकी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये पुराना दौर नहीं है, सोशल मीडिया का ये दौर है। इंटरनेशनल मीडिया से विद इन ढकी चुकी सेकंड बात वीडियो नहीं आ है। जाती है, बिल्कुल, वायरल आप हो बिल्कुल जाती है। दुरुस्त फरमा रहे हैं। ये थे हमारे साथ हरमीत सिंह साहब, जिसने सारी सूरत हाल पे बड़ी बारीक बीनी से रोशनी डाली कि किस तरीके से वहां पे इस वक्त फार्मर्स को दबाया जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया को कवर करने से रोका जा रहा है। ये सारी सूरत हाल अगर पैदा होती तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? अगर आप एक आवाज को दबाओगे 10 आवाज निकलेंगे, अगर 10 आवाजों को आप दबाओगे तो 100 आवाजें निकलेंगी, और इसी तरीके से निकलते रहेंगी जब तक उनको उनका हक नहीं मिलता। आप इसके बारे में क्या सोच रहे हैं हमें अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।